हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू एक्वापॉइस क्लासेस। और अगर आपको मेरा कंटेंट पहले से पसंद है, आप देखते आ रहे हैं और वो देखने के बाद आप दोबारा इस चैनल पे आए हैं तो वेलकम बैक। हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, आप भी जानते होंगे क्यों हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, कहाँ थी मैं इतने दिन तक। हम ये बात सारी आज वीडियो में बात करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप भूल चुके हैं या अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हाँ, मैं नहीं बोलूँगी मैं पढ़ाती हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ती हूँ। अभी तक हम इस चैनल पे क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। क्लास 12th का हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स और हम लोग जो आपका पूरा का पूरा एक कोर्स है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारा का सारा हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं इस चैनल पे। तो आज से अब हम एक करके आज क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे और आज हम लोगों को बहुत ही स्लोली चलना है, चीज़ें समझनी है, फिर बात करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, मैं थी कहाँ इतने दिन और इतना गैप क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि अब हम क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स को थोड़ा पीछे छोड़ के अब बढ़ने वाले हैं एक नए कोर्स की तरफ, जो कि आपको बोर्ड पे दिखेगा, इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में अगर आप आ रहे हैं, यूपीएससी अगर आपका सपना है, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ती है। ऑप्शनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, बिल्कुल इस फील्ड में एंटर हुए हैं, डोंट वरी, हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे, जो कि आपको अगर प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स आपको पता होगा। चलो अगर मैं यूपीएससी के बेसिक की बात करूं तो यूपीएससी की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक आपका एप्टीट्यूड यानी सीसैट का पेपर होता है। ठीक है, सीसैट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जनरल स्टडीज में कट ऑफ होती है पहले पेपर में। अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप क्लियर करके नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जो कि होता है मेंस एग्जाम। मेंस में भी आपके कई सारे पेपर होते हैं जो रिटन पेपर होते हैं। उनमें क्या होता है कि GS1, GS2, जनरल स्टडीज 1, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल स्टडीज 2 उसमें अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि करंट अफेयर बेस या जनरल स्टडीज पे रिलेटेड होते हैं। साथ साथ उसके साथ आपको एक पेपर देना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो आपको चूज करना होता है। वैरायटी क्या है उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, क्या ऑप्शंस है, ये सब आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सोच समझ के अपना ऑप्शनल चूज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है आपके कितने मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मेंस के टोटल मार्क्स काउंट होते हैं, हर पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं और मेंस के एग्जाम डिसाइड करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो आपकी रैंक क्या होगी, ये आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जब टोटल हो जाते हैं तो डिसाइड होता है कि आपकी टोटल रैंक क्या बनेगी। अगर आपने तीनों स्टेजेस क्लियर कर ली, आपकी एक रैंक आती है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको क्या मिलेगा। आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है। फिर आपको आईएएस मिलेगा, ये सारी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आपको कौन सी मिलेगी ये कहीं ना कहीं डिसाइड होता है आपकी रैंक पे और आपने जो ऑप्शंस भरे होते हैं। ये बात थी ब्रीफ में एक यूपीएससी के इंट्रोडक्शन को लेके कि यूपीएससी की स्टेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, ये क्लियर है तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का रोल यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके प्रिलिमिनरी स्टेज में भी इकोनॉमिक्स होती है, आपके मेंस में GS3 के पेपर में भी इकोनॉमिक्स होती है। मैंने कहा ना, GS के पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 यानी एथिक्स का पेपर हो जाता है आपका। तो आपके ये वाले सारे पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के, उसमें से GS3 का पेपर होता है जिसमें कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का होता है। मैं नहीं कह रही सारा इकोनॉमिक्स होता है, उसमें एनवायरनमेंट भी होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स होता है। ऐसी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, और इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू में इकोनॉमी में क्या चल रहा है आपके आसपास वो आपको पता होना ज़रूरी है। इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम यूपीएससी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से मैं इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ यूपीएससी के लिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं जब समझाती हूँ आपको अच्छे से समझ आता है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स की तैयारी स्टार्ट करें। मैं आपको अभी भी ये नहीं बोल रही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पता है, या मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। नो,
It's just that take me as your study partner and we'll study together. इकोनॉमिक्स साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे, और कुछ गलतियां साथ करेंगे तो साथ मिलके सीखेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। इसीलिए आपको बोर्ड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश का मतलब है पुरानी चीज़ें भूलते हुए अब एक नई शुरुआत करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं थोड़ा लाइफ में ना। और जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी स्टेज पे अभी हम हैं, जिस भी स्टेज से मेरा क्या मतलब है, देखिए 2 तरह की स्टेजेस हो सकती हैं। या तो आप अभी नए नए यूपीएससी की फील्ड में एंटर हुए हैं, आपने बस यूपीएससी के बारे में सुना है, लेकिन आपको पेपर देना है पर आपको कुछ मालूम नहीं है। कहते हैं ना, आप आ गए, एक फील्ड में आपको डाल दिया, एक जगह आपको भेज दिया जहाँ के बारे में अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, आप वहाँ नए नए आए हैं, आपने नया नया यूपीएससी में कदम रखे हैं, ये हम बोल सकते हैं यूपीएससी के बारे में। ये एक तरह के लोग होते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो प्रीलिम्स का पेपर 1 बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, या हो सकता है उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस नहीं क्लियर कर पाए, या प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, इसीलिए उन्हें दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ रहा है। किसी भी वजह से हो सकता है आप प्रीलिम्स 1 से ज़्यादा बार दे चुके हैं। यानी इसका क्या मतलब है, ये दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है कि प्रीलिम्स में क्या क्या हो सकता है उनके साथ, उसके बाद कुछ गलतियां हुई हैं उनसे जिस वजह से वो अभी तक रैंक तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा शुरुआत करनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए ये 3 स्टेजेस हैं, अगर आप एक भी स्टेज पे गिरे तो आप आएंगे तो वापस फर्स्ट स्टेज पे, या तो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो मेंस और इंटरव्यू नहीं पहुंचेंगे, या फिर प्रीलिम्स की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, मेंस पे आएंगे, मेंस नहीं क्लियर हुआ तो भी प्रीलिम्स देना पड़ेगा अगले साल वाला, और अगर मेंस क्लियर कर भी लिया, इंटरव्यू में पहुंच गए, और भगवान ना करे अगर इंटरव्यू में आपका नहीं होता तो भी आप नीचे आएंगे और प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी हमें हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इस पूरे फील्ड में। और कई बार होता है, कई लोग एक गलती कर जाते हैं कि ना, हम लोग क्या होता है, अगर आप नए नए आए हैं, ठीक है, आपकी बात करते हैं, चलिए आप नए नए आए इस फील्ड में, आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपको कोई कुछ पता ही नहीं है, तो आपके पास क्या होता है, 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते में से कौन से हुए, या तो आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, और कोचिंग सेंटर कुछ नहीं, बस एक गाइडिंग मैकेनिज्म होगा, या आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कोचिंग आपको गारंटी नहीं देती सक्सेस की। ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नए आते हैं उनको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लेना मतलब अब तो हमारा क्लियर है, जो यहाँ पढ़ाई होगी बस उतना काफ़ी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, पूरी तरह कोचिंग पे ध्यान देना है एंड वी आर सॉर्टेड। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी तो दोनों जगह इंपॉर्टेंट होती है। कोचिंग का फायदा ये होता है नए नए आए लोगों को जो बिल्कुल क्लूलेस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कोचिंग हमेशा एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगी, उनको गाइड कर देगी, उनको एक रास्ता दिखा देगी, क्लियर कर देगी कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन वो आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। या फिर आपके पास ऑप्शन होता है, मे बी आपके सिबलिंग्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, या आपके सीनियर्स हो गए, या वो लोग हो गए जो लोग एक बार पेपर दे चुके हैं, जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप उनसे बातें करें, आप समझें कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या कह रहे हैं, कि तैयारी कैसे करनी है। ऑनलाइन है, टॉपर टॉक्स देखें, वीडियोस देखें, उन लोगों ने तैयारी कैसे की, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके सिलेबस को स्टडी करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं आज की डेट में, उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा के सेल्फ स्टडी के पाथ पे निकल जाएं। ये आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनको प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, या किसी वजह से मेंस क्लियर नहीं हुआ है, या दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ गया। ये लोग सबसे बड़ी गलती एक करते हैं जो होती है कि अगर मैंने एक बार प्रीलिम्स दे दिया है, अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, मुझे दोबारा तैयारी करनी है, तो मेरे मन में जब मैं दोबारा तैयारी करने बैठूंगी मुझे ये लगेगा बैठते ही कि मुझे आधी चीज़ें तो आती हैं। ठीक है, अब मुझे दोबारा स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ से मतलब छूट गया था कुछ, या अब शायद मैंने पिछली बार करंट अफेयर ठीक से नहीं पढ़े थे, इस बार मुझे करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, या पिछली बार ये, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाऊँगी और मैं बोलूँगी ये चीज़ें तो मैं करके आई हूँ क्योंकि भाई मैंने एक बार पेपर दिया है। ये आती है हमारी सबसे बड़ी गलती। यहाँ पे क्या होता है, अब बात आती है, इंपॉर्टेंस आती है रीबूट की। क्या होता है, आपकी डिवाइस में पुरानी चीज़ें थी, ठीक है, आपने पुरानी चीज़ पढ़ी थी, पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर वो पुरानी चीज़ें इतनी सही थी आपके दिमाग में तो आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ, और अगर क्लियर नहीं हुआ है इसका मतलब कुछ कमी थी। क्या कमी थी, अब वो हम एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इस वजह से पुराना सारी चीज़ें हम लोग
साइड करके एक नए तरीके से शुरू करें, जहाँ पे हम शुरू से शुरू करें। कुछ हमें आता है तो अच्छी बात है, उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं सोचना कि ये तो हमें आता है, ठीक है। सारी तैयारी एक नए तरीके से शुरू करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर पुराना तरीका इतना ही अच्छा था तो पेपर क्लियर हो जाता। तो पेपर क्लियर नहीं हुआ है, यानी सबसे पहली ज़रूरत है समझने की कि कुछ कमी जो वहाँ रह गई वो अब नहीं करनी, इसलिए अपना तरीका थोड़ा बदला जाए। तरीका बदलने की ज़रूरत होती है, ये कहीं लोग मिस कर जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, वो लूप जो है ना चलता रहता है, दोबारा वही गलतियाँ रिपीट होती हैं, दोबारा प्रीलिम्स नहीं होता, दोबारा मेंस नहीं होता, दोबारा हम वहीं आ जाते हैं। फिर हमें लगता है अब तो हमने और पढ़ा हुआ है, अब तो हमें 2 साल हो गए पढ़ते हुए, अब हम आगे से शुरू करेंगे, अब हम कुछ नया पढ़ेंगे। यूपीएससी में कुछ नया नहीं होता, सब कुछ वही होता है, खेल होता है सारा। आप कितनी बार एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ इन लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है, जो एक बार प्रीलिम्स से पाला पड़ चुका जिनका, या जो एक आध बार प्रीलिम्स दे के आ चुके हैं, ठीक है। ये हो गई बात उन लोगों की जो या तो बिल्कुल नए हैं या एक बार उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आप दोनों को साथ ले आऊँ और मैं बात करूँ कि चलिए आज आपके साथ मिलके मैं भी यूपीएससी की जर्नी में आ गई हूँ, मैंने पहले दिया है या नहीं दिया है, ये बात छोड़ के वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, ठीक है। यहाँ बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगी, हम जितनी बार इस बोर्ड पे आएंगे कुछ पढ़ेंगे, बीच बीच में इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने शुरू किया है बिल्कुल फ्रेश। फ्रेश मतलब हमने रीबूट कर दिया है। अब क्या हो रहा है, पुरानी सारी चीज़ें निकाल के आज से हम एक नए तरीके से चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो अगर मैं आपके साथ एक स्टूडेंट बन जाऊं, आज से मैं भी यूपीएससी की फील्ड में आई हूं और मैं भी बिल्कुल नया शुरुआत कर रही हूं, मुझे कुछ चीज़ें पता है पर मैं मान के चल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नए तरीके से सब पढ़ना है, मुझे नए तरीके से सब सीखना है। और अब तो मेरे स्टडी पार्टनर्स बहुत सारे होने वाले हैं, मैं सबके साथ मिलके पढ़ूंगी। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप कुछ लोगों के साथ मिलके पढ़ते हैं ना, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लोग सारे ही मस्ती में लग जाएं और पढ़ाई ना हो। दूसरी चीज़ होती है, अगर सारे ही बहुत सीरियस हैं तो सब में एक डिसिप्लिन आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको पता होता है सर्दियाँ आ रही हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली कहते हैं यूपीएससी कोचिंग हब है, आधे लोग बहुत लोग अपनी स्टेट छोड़ छोड़ के दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। दिल्ली में वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, अगर आप दिल्ली में, आपको पता होगा सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। विंटर्स आते ही क्या होता है, हम लोग थोड़े लेजी होने लगते हैं, रजाइयों में छुपने लगते हैं, बहुत आराम मांगता है हमारी बॉडी ना, और हम थोड़े हो जाते हैं लेजी। आप शायद अपने लिए सुबह 5 बजे ना उठें, पर अगर आपको पता है आपके साथ 4 लोग और उठने वाले हैं 5 बजे और आप लोगों को मिलके पढ़ना है, या आज आपको ये आंसर तैयार करना है और सबको दिखाना है, बाकी लोग भी अपना कोई आंसर तैयार करेंगे और आप सारे मिलके एक टेबल पे वो आंसर डिस्कस करेंगे, या ऑनलाइन जूम पे आप सारे डिस्कस करेंगे। आपको अगर पता है आपके स्टडी पार्टनर्स हैं और सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप सबके अंदर डिसिप्लिन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग फील करें, क्योंकि हम लोग स्टडी पार्टनर्स की तरह पढ़ेंगे मिलके, और हम लोग इस चीज़ को, इस जर्नी को ना बहुत इंजॉय करते हुए चलेंगे। नॉट दैट कि मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। जहाँ आपको लगे मेरी कोई गलती, आप बिल्कुल पॉइंट आउट करिए, आप फ्री हैं पॉइंट आउट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी या फिर कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जहाँ लगे मैं गलत जा रही हूँ प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए हूँ, और गाइड भी नहीं होता, हम लोग साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे इस पूरी जर्नी में। तो क्या होता है, अगर मैं ले लूँ कि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, अब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है यूपीएससी के लिए, ठीक है। मेरे मन में पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे स्टडी पार्टनर्स हैं, मेरे मन में पहला क्वेश्चन है, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर मैं ले लूँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, मैंने मान लिया मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मैं पहली बार यूपीएससी की फील्ड में एंटर हुई हूँ, मैं आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया आके मुझे बोल रही है यूपीएससी टफ है, यूपीएससी के लिए तो आपको 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बोल दी हैं। मुझे यूपीएससी की फील्ड में जर्नी शुरू करने से पहले ही एक नेक्स्ट लेवल प्रेशराइज कर दिया गया है कि यूपीएससी तो होता ही डिफिकल्ट है, यूपीएससी तो होगा ही नहीं पहली बारी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैं आई हूँ पहली बार यूपीएससी में, मुझे भी नहीं मालूम अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम कैसे आगे बढ़े, आप और मैं कैसे मिलके आगे इस जर्नी को थोड़ा इजी करें। अगर आप फॉर्मल कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं,
आपको सबसे पहला काम करना है यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ का यूपीएससी का सिलेबस निकालिए। जब आप यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे ना, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस निकालने से पहले ही वो टॉपर स्टॉक देख लेंगे, उसमें बुक लिस्ट होगी, अच्छा ये बुक्स है, वो बुक्स इकट्ठी करना शुरू कर देंगे, चलो लक्ष्मीकांत रख ली, चलो स्पेक्ट्रम रख ली, रमेश सिंह रख ली, ये सारी बुक्स अपने घर में रख लेंगे, पूरा पाइल बना लेंगे, उसके बाद कहेंगे चलो एक एक करके बुक खत्म करें। ठीक है, आपने बुक खत्म कर दी, ये सारे प्रोसेस में आपने 6 महीने वेस्ट कर दिए। अब इन 6 महीने के बाद आप ये तो सोचो कि आपको पढ़ना क्या था। आपने बुक में सब कुछ पढ़ लिया, याद पता नहीं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कितनी बार रीड किया, लेकिन पढ़ना क्या था आपको नहीं पता। कैसे पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, कैसे पता लगेगा क्या पढ़ना है? आपको बताएगा यूपीएससी का सिलेबस। हमेशा उसकी एक कॉपी निकाल के जब आप पढ़ने बैठे अपनी टेबल पे अपने सामने उसको कहीं पेस्ट कर लें, किसी वॉल पे पेस्ट कर लें या उसको अपने सामने रख लें जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आप उस पर एक बार नज़र मार लें। आज आप जो भी सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस देखें। ठीक है, अब सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस की बात हुई ही है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपके साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही हूँ, मैं भी पहली बार यूपीएससी की फील्ड में आई हूँ। मेरे कहने पे आपने क्या किया, आपने आज यूपीएससी की वेबसाइट खोल ली, यूपीएससी का सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया। अब क्या, कैसे आगे बढ़े, अब क्या करें उसको, क्या ठीक है मैंने कहीं पेस्ट कर लिया, बट आगे क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा अभी भी। ठीक है, चीज़ें इजी करते हैं। तो अगर आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे और जब आप लोग वो पीडीएफ खोलेंगे तो वहाँ पे जब आप प्रीलिम्स वाली साइड देखेंगे ना, तो आपको मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताऊंगी। तो जब आप उतना देखेंगे आपको सिर्फ ये दिखेगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें दिखेंगी आपको इकोनॉमिक्स के लिए। एंड साइड बाय साइड आपको लगेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ये आपका इतना आ जाता है बस प्रीलिम्स के लिए। अगर आप देखेंगे कि आपने सिलेबस चेक किया, आपने चेक किया कि प्रीलिम्स के लिए आपको कितना करना है और आपको दिखा सिर्फ ये। अब सिर्फ ये 4-5 लाइन देख के मैं क्या समझूं कि क्या मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इतनी सी है? नहीं। लोग कहते हैं एवरीथिंग अंडर द स्काई फॉल्स इनटू द पैरामीटर और द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, प्रीलिम्स का करने जाते हैं, कुछ डिफाइन नहीं है, अब क्या करें हम, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो आपको फिर हेल्प लेनी होती है मेंस के सिलेबस की, जहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, जब आप GS3 का सिलेबस देखेंगे वहाँ पे आपको पता लगेगा GS3 के टाइम पे कि GS3 में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, यहाँ पे मैंने ब्रॉड कैटेगराइज किया है, वरना इसके अंदर भी उसमें पॉइंटर्स हैं कि इवन गवर्नमेंट बजटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और बहुत ही ब्यूटिफुली डिफाइंड सिलेबस है। जब आप मेंस का देखने जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको बताते हैं कि आपको इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट पढ़ना है, आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, और एम्प्लॉयमेंट में भी आपको उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है, बट अगर आपने PDF अभी ओपन करी हुई है, आपके पास हार्ड कॉपी है, तो आपको उसमें दिख रहा होगा। ऐसे ही प्लानिंग पढ़ना है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ग्रोथ हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बजटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या आ जाता है, बहुत क्लियरली वहाँ पे लिखा है एनर्जी इंफ्रा, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। सो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं जो हमें पढ़नी होंगी। एंड अंडर एवरी इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक, और इस टॉपिक में भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी वेल डिफाइंड है आपके सिलेबस में। तो आपको क्या होता है, प्रीलिम्स का देखा नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम मेंस के सिलेबस पे गए, मेंस में हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर मिली कि ठीक है हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब क्या आता है, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि क्या प्रीलिम्स की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग, ये क्वेश्चन भी मैं एड्रेस करूंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको बोला कि इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू डोंट हैव टू बी नर्वस, जस्ट ओपन द PDF, ओपन अप द सिलेबस, जस्ट रीड द सिलेबस थरोली। मेंस का तो रोज़ पढ़ो, इसके अंदर भी क्या क्या लिखा है कि गवर्नमेंट बजटिंग में आपको अच्छा फिस्कल के बारे में देखना है या नीति आयोग देखना है प्लानिंग में, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, तो आप रोज़ सिलेबस रीड करो। सबसे पहले उठ के, अगर आप मॉर्निंग, मुझे नहीं पता आप 4 AM उठते हो या वो हो, मतलब आई डोंट नो इफ़ यू अर्ली बर्ड और नाइट आउल, आप रात को पढ़ते हो, आप जब भी पढ़ते हो, आप जब भी अपना दिन शुरू करते हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले सिलेबस को रीड करिए ताकि आपको एक आसानी हो, आपको धीरे धीरे करके ना माइंड में बैठ जाएगा
कि आपको पढ़ना क्या है यूपीएससी के लिए। इससे क्या होगा, अगर मैंने ये देख लिया कि इसके अंदर भी टॉपिक्स लिखे हैं, ग्रोथ में लिखा है, प्लानिंग में लिखा है, मुझे नीति आयोग पढ़ना है, ठीक है, मुझे ये सब मैंने रोज सिलेबस देखा तो मैं उठी, क्योंकि आपको पता है मैं और आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रही हूँ आपके साथ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सुबह उठ के अगर रोज सिलेबस देखूंगी, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है, तो जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठूंगी ना उसके बाद, तो न्यूज़पेपर में जहाँ जहाँ नीति आयोग के बारे में होगा मुझे मालूम होगा कि वो मेरे सिलेबस में मेंशन है, मुझे नीति आयोग के बारे में सब कुछ जानना है, तो चलो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। मेरा फोकस ऑटोमेटिकली सही चीज़ों पे जाएगा। न्यूज़पेपर में भी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया कहीं पे, मैं ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये मेरे पेपर में नहीं आना, ये मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, मुझे नहीं देखना है इसको। मैं देखूंगी वो जो मेरे सिलेबस में डिफाइंड है और जितना जो मुझे पढ़ना है। दैट इज़ हाउ सिलेबस आपको हेल्प करता है सारी चीज़ों में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, टॉपिक रिकॉग्नाइज करने में, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये पता करने में, और भी क्या साथ देता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखने में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो एक क्यूमुलेशन होता है दो चीज़ों का। लेकिन अभी के लिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और हमने सिलेबस रख लिया है, हम सिलेबस थरोली पढ़ रहे हैं और हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फील यू विल नॉट क्लियर प्रीलिम्स 2021? आप में से कई लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 10 अक्टूबर को था 2021 का, ये वाला जो करंट प्रीलिम्स हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा है, आई डोंट नो, जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक मे बी, अभी मैं जब शूट कर रही हूँ रिजल्ट नहीं आया है, मे बी तब तक रिजल्ट आ भी गया होगा। तो आप में से जितने लोगों को लग रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, या कितने लोगों का, चलो मैं समझ रही हूँ रिजल्ट आ गया है, तो प्रीलिम्स क्लियर अगर नहीं हुआ है तो क्या, अब आपको पता है आप दोबारा से स्टेज 1 पे आ गए, आपको अगले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो आप भी अपने आप को फ्रेशर की तरह रखिए। दोबारा से वो साइकिल मत रिपीट करना कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ, चलो हटाओ अब मैं नया पढ़ूंगा। नया कुछ नहीं होता, सब कुछ वही होता है। ये सिलेबस बार बार चेंज नहीं होता, ये वही रहता है। आपके तरीके कुछ गलत हो जाते हैं जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता, तो अपने तरीकों को चेंज करके हम एक नए तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए, हम साथ में एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन तो हम कर ही लेंगे, बाकी आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यूट्यूब पे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स से हेल्प मिलेगी और आप अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज के बेसिस पे तैयारी पूरी कर सकते हैं। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट्स ओके, वी विल प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स इन अ फ्रेश मैनर, और हम लोग पूरा ये सिलेबस को ध्यान में रख के, पास्ट ईयर पेपर्स और क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, हम आगे चलेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के साथ साथ करंट अफेयर लेटर ऑन हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर इज अ क्रूशियल क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर में आ जाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट नंबर 1 रहती है, आपने हर किसी से सुनी होगी, शायद मेरा रिपीटेटिव लगे बट यही सच है। हाउ टू प्रिपेयर में सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि एक साइड आपके सिलेबस की कॉपी और एक साइड आपके पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। जब आप ये चीज़ें देखते हैं, सिलेबस देख के आपको ये पता चला ये टॉपिक तो मेंशन है, भाई एम्प्लॉयमेंट तो लिखा है, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिया आपने। लेकिन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सिलेबस में तो मेंशन है एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे नहीं आ रहे, या कौन से टॉपिक्स, पता है आपको सिलेबस बताता है कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत कुछ है, पर कौन से टॉपिक्स पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है ये आपको सिलेबस बताता है। उसके बाद उनमें से कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको बताता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या पता आपने ये टॉपिक देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आपको लगा कि इस पे तो लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आया, तो आपको पता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा अच्छा नहीं है इसका, कि कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है। पर एट द सेम टाइम आपने गवर्नमेंट बजटिंग देखा और उससे आपने देखा 10 ईयर्स में मोर देन 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको लगा यार दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो क्वेश्चन देगा ही देगा, तो अब आपने क्या किया, इसको और ध्यान से पढ़ने लगे आपने इस पे 2 स्टार्स लगा लिए कि दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे न्यूज़पेपर में कहीं भी ये दिख जाए, मुझे इस पे नोट्स बनाने हैं और मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो ये सबसे पहला तरीका होता है आपके सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड एक आध रिसोर्स पे खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लो। रिसोर्सेज कैसे डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे हूँ आपको इकोनॉमिक्स के लिए हेल्प करने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपको हेल्प चाहिए सो थ्रू माई एक्सपीरियंस आई कैन हेल्प यू पर्सनली। सो आप लोग मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि
मोस्टली लोग रमेश सिंह फॉलो करते हैं, अदरवाइज एक शंकर गणेश की बुक आती है, वो बेसिक्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, आपको बेसिक्स बहुत अच्छी लैंग्वेज में क्लियर कराती है। हम भी वो बुक फॉलो करते हुए एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, और उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप लोग जब सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारे टर्म्स आपको आते होंगे और न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सो दैट इज हाउ वी विल फॉलो। तो रिसोर्सेज आप देख लिए, तो आपने सिलेबस रख लिया, अब आपको पता है सिलेबस में इन्फ्लेशन टॉपिक है, अगर एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है आपको ये पढ़ना है, फिर आपने बुक खोली, बुक में एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पूरा किया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सारे टॉपिक करते गए बुक से। ये हो जाता है आपका स्टैटिक रिसोर्स। देन आपका करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सी न्यूज़पेपर में बैटल रहता है हिंदू, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में। सो पीपल प्रेफर एनी वन ऑफ टू, एंड आई वुड ऑल्सो से गो विद एनी वन ऑफ टू। ऑल्दो अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछे सो आई वुड गो विद द इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज उसमें इकोनॉमी का सेक्शन भी आता है पूरा, एंड उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है जहाँ पे वो लोग आपको कोई ना कोई टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेपर भी यूज़ करती हूँ विच इज़ लाइव मिंट। मिंट में क्या होता है, मिंट इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, नॉट एग्जैक्टली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट जब आप प्रीलिम क्लियर करके मेंस में जाएंगे वहाँ पे आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रो कॉन ओपिनियन, आपकी ओपिनियन पूछी जाती है या फ्यूचर वे अहेड पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आपको एक थिंकिंग होना डेवलप करना ज़रूरी है, जो आपको मिंट देता है। वो आपको प्रो भी बताता है, कॉन भी बताता है, और इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स पे उसमें बहुत आर्टिकल्स आते हैं, स्पेशली लास्ट 2 पेजेस पे। सो मिंट इज़ अ गुड पेपर। सो आई वुड रिकमेंड इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट का कॉम्बिनेशन आप लोग रीड करें, तो वो, और साथ में आप शंकर गणेश की बुक रखें। सबसे पहले आप अपना सिलेबस की कॉपी रखें, शंकर गणेश की बुक रखिए, टॉपिक पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर पढ़े, ये चीज़ आपकी इकोनॉमी सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर देगी। ठीक है, सो दिस इज योर हाउ टू प्रिपेयर, एंड देन कपल इट अप विद आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये चीज़ हो जाती है हाउ टू प्रिपेयर आपका। देन हाउ टू प्रिपेयर में एक और सब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीलिम्स एग्जाम है, आई डोंट नो इफ इधर लिखा है नहीं लिखा, या सो मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंटीग्रेटेड या सेपरेटेड प्रिपरेशन। सो क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करें या प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी करें। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में पूरे लिखने पड़ेंगे, तो आप लोग को लगता है तैयारी अलग करनी है। पर एक बात बताओ, तैयारी अलग करनी क्या है, कोर्स तो सेम है ना। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो भाई मेंस में भी एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आएगा, प्रीलिम्स में भी एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आएगा, तो अलग से कैसे तैयारी करोगे, दैट्स माई क्वेश्चन। सो हमेशा क्या होता है, आप लोग तैयारी करिए, डिपेंड करता है आपने कब तैयारी करना शुरू किया है। सो 2 तरीके होते हैं, जब भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सी आपको टॉपिक तो यही पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं चाहे मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है उसमें अपना पर्सपेक्टिव होता है एक टॉपिक को देखने का। अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट को देख रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा डेटा पे भी ध्यान दूंगी कि मैं अपने आंसर में थोड़ा डेटा कोट करूँ कि एम्प्लॉयमेंट इतना चल रहा है, इस ईयर में इतना हुआ है, या फिर एम्प्लॉयमेंट किन रीजंस की वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सी ऑल दीज थिंग्स आई वुड कीप इन माइंड, एंड मैं पॉइंटर्स बनाती जाऊँगी। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं प्री के लिए पढ़ रही हूँ तो मैं उसको पढ़ूंगी। क्या होता है, प्रीलिम्स आने से 1-2 महीने पहले तक ना हम मेंस के पर्सपेक्टिव को देखना छोड़ देते हैं और फिर हम ध्यान देते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पे, उसके बेसिस पे हम प्री की प्रेप करते रहते हैं अपनी। लेकिन तैयारी एक ही तरह होती है, टॉपिक एक ही है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है तो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, मेन्स के लिए भी पढ़ना है, तो अलग अलग क्या पढ़ना है, मतलब समझ रहे हैं आप, अलग तैयारी कैसे करेंगे। सो दैट्स वन प्रिपरेशन। एक तरीके से टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए। जब आपका एक टॉपिक पे होल्ड होता है ना तो आपको याद ही नहीं रहता कि अलग तैयारी क्या है और साथ तैयारी क्या है, क्योंकि आपका टॉपिक पे होल्ड है, तो आपको टॉपिक पे होल्ड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देन लेट मी एड्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक नोट्स एंड इज इट नेसेसरी। सो हाउ टू मेक नोट्स एंड इफ एट ऑल नोट्स मेकिंग इज नेसेसरी और नॉट। ठीक है, सो आप मुझे एक बात बताओ कि आपने बोला कि मैं नोट्स नहीं बना रही, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, सो आई डोंट वांट टू मेक नोट्स, आई विल जैसे लक्ष्मीकांत अगर मुझे पढ़नी है पूरी पॉलिटी के लिए या कोई बुक मुझे पढ़नी है तो मुझे पढ़नी है वो, सो मैं क्या नोट्स उसके बनाऊँ दोबारा, राइट। ये आपका माइंडसेट हो सकता है विच इज़ नॉट रॉन्ग एंटायरली, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। प्रीलिम्स एग्जाम आपका आने वाला है और प्रीलिम्स एग्जाम से 4 दिन पहले क्या आप सारी बुक्स रिवाइज कर पाएंगे? इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, करंट अफेयर्स अलग, क्या आप ये सारी चीज़ें 4 दिन पहले पूरी रिवाइज कर पाएंगे? नहीं।
4 दिन पहले आपको क्या चाहिए, 4 दिन पहले आपको चाहिए टू द पॉइंट क्रिस्प कुछ पेपर्स जिसको आप पलट पलट के देखते रहें और आपको लगे आपका सब कुछ रिवाइज हो गया है, विच इज़ योर नोट्स। ठीक है, नाउ नोट्स मेकिंग नेसेसरी है या नहीं, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई मीन डिपेंड्स ऑन पर्सनल ओपिनियन, बट आई वुड से यू शुड मेक नोट्स, राइट, एंड यू कैन मेक नोट्स। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक नोट्स। हाउ टू मेक नोट्स के भी 2 तरीके हो सकते हैं, ऑनलाइन नोट मेकिंग हो सकता है, ऑफलाइन या हैंड रिटन नोट्स हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन नोट मेकिंग बहुत लोगों को पसंद होती है। अगर आप आईपैड या ये सारी एप्स यूज़ करते हैं, आपके पास मैकबुक है तो उसमें नोटेबिलिटी या गुड रीड्स आता है। आप सॉरी दिस वन थिंग, आई मीन आई डोंट रिमेंबर द नेम, मे बी आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल गो एंड चेक। सो देयर इज नोटेबिलिटी एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर ऐप लाइक दैट जिस पे लोग नोट्स बनाना बहुत पसंद करते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नॉर्मल विंडोज है, आपको कंप्यूटर पे नोट्स बनाना है, लैपटॉप पे नोट्स बनाना है, सो एवरनोट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। दिस इज फॉर ऑनलाइन पीपल हु प्रेफर टू मेक नोट्स ऑनलाइन, कट कॉपी पेस्ट करके दे ऐड एनीवेयर एंड दैट्स हाउ दे मेक नोट्स, सो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। नाउ लेट्स कम टू हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस डू अ मिस्टेक, हम लोग ना नोट मेकिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई वुड से प्लास्टिक की एल शेप फोल्डर्स आते हैं जो एक साइड से खुले हुए होते हैं, आपको उसके अंदर दिख रहा होता है। आई वुड रिकमेंड आप वो जो एल शेप फोल्डर्स होते हैं उसके ऊपर स्टिकर्स पेस्ट कर लें। ये पॉलिटी का फोल्डर है, ये इकनॉमी का फोल्डर है। मैं आपको इकनॉमी पे फोकस करा रही हूँ तो मैं आपको इकनॉमी के लिए बोलूँगी। इकनॉमिक्स के लिए आपने देख लिया कि ठीक है, एक एल शेप फोल्डर है जहाँ पे आपने इंडियन इकोनॉमी का टैग लगा दिया। अब आपको पता है इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर है, क्या होगा, हमने चैप्टर शुरू किया, हमने शंकर गणेश पढ़ना शुरू किया, हमने पहला टॉपिक पढ़ा नेशनल इनकम का, यानी ग्रोथ। हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ से नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो हमने नेशनल इनकम पढ़ना स्टार्ट किया। अब आपने नोट्स बनाने शुरू किए, आपने नेशनल इनकम के कुछ नोट्स बनाए, आपने उसमें डाल दिए। ठीक है, हो गई खत्म बात। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आए, मे बी इन्फ्लेशन या ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट किसी पे आए, हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, आपने उसमें डाल दिए। अब एल शेप फोल्डर का क्या फ़ायदा है, आप कहोगे ये तो मैं रजिस्टर में भी कर सकता हूँ। वेल, एल शेप फोल्डर का फ़ायदा ये है कि उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे मेरे साथ, आपने नोट्स बना लिए, इसके बाद आपके पास दिन में और टाइम है। अब आपने जब न्यूज़पेपर खोला, आपने न्यूज़पेपर में देखा, वहाँ पे कुछ आया हुआ है कि आपका जो ग्रोथ है हमारी कंट्री का, जो ग्रोथ रेट है या जो हमारी नेशनल इनकम है, वो इतनी एस्टिमेट की गई है। एंड इतनी एस्टिमेट की गई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि IMF ने बोला है कि इतनी ग्रोथ होगी या वर्ल्ड बैंक ने बोला है, किसने बोला है। ठीक है, ये चीज़ पता लगती है। तो आपने क्या किया, इसके नोट्स बनाए। अब आपके पास बेनिफिट ये है कि आप करंट अफेयर में जो भी नेशनल इनकम रिलेटेड नोट्स आ रहे हैं, वो डेट डाल के ऊपर कि आज की डेट पे ये नोट आया, पॉइंट डाला, नेक्स्ट डेट पे ये आया है नेशनल इनकम रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपने जो नेशनल इनकम के बुक में से नोट्स बनाए थे मेरी वीडियो देख के, उसके पीछे ही डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, नेशनल इनकम टॉपिक के नोट्स आपके पास एक जगह होंगे, चाहे वो स्टैटिक हो यानी किताब के नोट्स हो या फिर करंट अफेयर के डायनामिक नोट्स हो, सारे एक टॉपिक के नोट्स आपके सामने होंगे, दोनों बुक के और करंट अफेयर के। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं हम। तो आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट का हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट डेटा कौन देता है, कब देता है, कितने टाइम में, हमने ये सब बुक में से पढ़ा, तो आपने नोट्स बना लिया एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, अब हम तो अगले चैप्टर पे चले गए, तो मे बी 2 महीने बाद एम्प्लॉयमेंट पे न्यूज़पेपर में कुछ आया, तो अब अगर आप रजिस्टर पे चल रहे होते तो रजिस्टर में बीच बीच में कहाँ ऐड करोगे चीज़ें। एल शेप फोल्डर में आपने क्या किया, 2 महीने बाद जो भी डेटा आया एम्प्लॉयमेंट का, आपने वो A4 शीट पे लिखा और वो A4 शीट को आपने लगा दिया एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे बुक के नोट्स बनाए थे उसके पीछे। एम्प्लॉयमेंट के सारे नोट्स आपके पास एक साथ हो गए, चाहे वो करंट अफेयर के हो चाहे वो बुक के हो। ये फायदा रहता है एल शेप फोल्डर बनाने का। आपके पास फोल्डर्स रहते हैं टॉपिक के, पॉलिटी का फोल्डर, इकोनॉमी का फोल्डर, और फोल्डर में ना हर टॉपिक के नोट्स एक साथ रहते हैं, एक जगह रहते हैं। नेशनल इनकम के एक साथ, फिर करंट अफेयर भी है उसमें, तो आपको अलग से करंट अफेयर का कुछ नहीं करना। सो ऐसे करके ना आपके नोट्स बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज वे में आपके पास रहते हैं, जिससे क्या होता है टूवर्ड्स द एंड लास्ट 1 मंथ में अगर आपको रिवीजन करनी भी है तो आप बस अपने फोल्डर्स खोलो, रिवाइज करो एंड दैट्स इट, यू सॉर्टेड। क्योंकि उसमें आपके करंट अफेयर्स भी हो गए, उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको बर्डन हो जाता है एंड में, वो बर्डन से आप बच जाओगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट आज जब हम स्टार्ट करते हैं अगले प्रीलिम्स के लिए, जो कि प्रीलिम 2022 होगा और जो कि कभी जाके जून जुलाई में जब भी होगा, तो वो जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आज हम उतने स्ट्रेस में नहीं हैं, है स्ट्रेस पर उतना नहीं होता
जितना टूवर्ड्स द एंड मे बी जून या मई में आएगा आपको स्ट्रेस, उस वक्त पैनिक इतना होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। तो अगर उस वक्त आपके नोट्स सॉर्टेड होंगे आपके सामने तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और यूपीएससी में ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो निगलेक्ट करते हैं, ये एक मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हम बहुत बड़ा टास्क हाथ में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही बनता है। अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे इसका मतलब कुछ कमी है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ जितनी इजी बनाते हुए चलेंगे उतनी ही स्मूथली हमारा क्लियर होता जाएगा एवरी स्टेज। सी, स्ट्रेस लेना ना लेना इट्स अप टू अस इन आवर माइंड। जितना हम कोशिश करें हम उसे अवॉइड कर सकते हैं और उतना ही ईजिली हम चीज़ें प्रिपेयर करके प्रोडक्टिविटी से पेपर दे सकते हैं। स्ट्रेस जितना कम होगा प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी आपकी पेपर में। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी के साथ कभी भी यूपीएससी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सी दिस वाज अ चिट चैट वीडियो जहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं आपसे बात करूं और जहाँ पे आपको लगे कि या वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश। ऑलवेज रिमेंबर, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। हमने दोबारा रीबूट किया है सब कुछ, हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं सब कुछ। तो आपको लगे कि मैं भी आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो योर स्टडी पार्टनर, हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ रहे हो, और कुछ गलती होती है तो हम लोग एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू फील। सो कभी भी पहली वीडियो में जब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जितनी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझा सकती हूँ या बता सकती हूँ उतना मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। बट ऑब्वियसली यूपीएससी की जब भी हम बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे एज वीडियो बाय वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि अपनी तरफ से हर वीडियो में मैं आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो टूवर्ड्स दी एंड में 5 मिनट्स दूँ और आपको हर वीडियो में कोई स्पेशल एडवाइस दूँ या कोई स्पेशल गाइडेंस टिप दूँ अदर देन द टॉपिक। कि इन्फ्लेशन टॉपिक है, ठीक है, ये हो गया, बट अब आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, या अगर आपको मे बी पढ़ाई में लेजीनेस आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। सो ऑल दीज आई विल ट्राई टू एड्रेस एटलीस्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस डेली लाइक इन एवरी वीडियो टूवर्ड्स द एंड। सो उसके लिए एक काम होगा, आपको सारी वीडियोस एंड तक देखनी पड़ेंगी ताकि एंड में आपको वो स्पेशल एडवाइस मिल पाए जो मैं आपके लिए देना चाहती हूँ इन एवरी वीडियो। हर वीडियो में आपको वो एडवाइस लास्ट में मिलेगी, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑल्सो अच्छी बात है, हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और कोई क्वेश्चंस जो यहाँ तो कुछ भी नहीं थे, यहाँ बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा अभी एड्रेस करने नेसेसरी हैं। बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके माइंड में आ रहा है, डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड आई वुड से प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनका आंसर एंड में दे पाऊँ, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि इन एवरी वीडियो लास्ट में मैं आपके कोई क्वेश्चन का या फिर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन का जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको हर वीडियो में। सो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिए। जो भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन की आप चाहते हैं उसका आंसर आपको वीडियो के थ्रू मिले, मेरे थ्रू डायरेक्टली मिले, सो जस्ट उसको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल आंसर इट फॉर यू डेफिनेटली, ठीक है। एंड सिंस इट्स यूपीएससी प्रिपरेशन यू डोंट हैव टू टेक इट वेरी लाइक कि डरना नहीं है बिल्कुल भी कि आपको लगे कि वो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है या ये तो बहुत डर रहा है, कैसे होगा, सब हो जाएगा। एटलीस्ट इकोनॉमी का सेक्शन, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन तो हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड आई नो 80% आप लोग में से जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% लोग हैं जो इंडियन इकोनॉमी से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी सेक्शन उनका कितना ही पढ़ लो नहीं हो पाता, कितना ही पढ़ लो वीक रह जाता है, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं। सो ऑब्वियसली मैं भी कह रही हूँ कि खाली बुक पढ़ना कभी काम नहीं आएगा। खाली बुक हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बेसिक्स क्लियर करें, डेफिनेशंस ले लें कि ठीक है रेपो रेट की डेफिनेशन ये है, तो अब अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ भी कर रही है न्यूज़पेपर में तो हमें टर्म का क्लियर हो कि अच्छा रेपो रेट अगर हिला रही है वो, तो इसका मतलब ये होता है ये हमें बुक से पता चलेगा। सी, कैन यू सी द इंटीग्रेशन। आपने बुक में पढ़ा रेपो रेट क्या होता है, फिर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को बढ़ाया या कम करा है, तो उससे समझ सकते हैं कि क्यों बढ़ाया कम करा है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि रेपो रेट की डेफिनेशन क्या होती है आपको किताब से पता लग गया है। हम इसलिए पहले किताब पढ़ेंगे। ऑल्सो विद टाइम ग्रेजुअली टॉपिक्स कवर करते करते आई विल ट्राई कि मैं वीकली करंट अफेयर का कुछ इकोनॉमिक्स का आपके लिए बना के लाऊं, ओनली इफ रिक्वायर्ड। आप लोगों की तरफ से जितना आएगा उतना ही। सी, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। मैं एफर्ट कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी, लेकिन जितना आप मुझे बूस्ट करेंगे, आप मुझे कॉन्फिडेंस देंगे कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग कुछ चाहते हैं मेरी तरफ से, उतना ही एंथुजियास्टिकली मैं और ज़्यादा दूंगी आपको। सो इट्स अ 2 वे
प्रोसेस एंड आई वुड प्रेफर कि आप लोग प्लीज़ अपना इंटरेक्शन बनाए रखें, वीडियोस देखें, पसंद करें, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ। सो प्लीज़ रिमेंबर एंड एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए, मैं पक्का आपको आंसर दूंगी उसका। एंड ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, यहाँ तक आ गया है तो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।